और उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसकी जो बॉडी है वो रोड के साथ रब करेगी, जिसके कारण मल्टीपल साइट्स पर एब्रेजन्स आपको देखने को मिलेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गौरव शर्मा एंड वेलकम टू अवियन आईएएस अकेडमी। आई एम द फैकल्टी ऑफ यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस एट द अकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फॉरेंसिक साइंस की डेफिनेशन, उसके बेसिक्स, उसका ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस और कुछ मैकेनिकल इंजरीज के बारे में। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि a female comes to the hospital claiming that she has been assaulted by her in-laws. Doctor examines her bodies and immediately after examination he handed over the female to the police. Can you answer why doctor handed over female to the police? No? Let me tell you. All these answers have been hidden in the forensic science and we will discuss these answers later on. So, let's start our class. First, what is the forensic science? मेडिकल नॉलेज की एप्लीकेशन को जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करना ही फॉरेंसिक साइंस है। मेडिकल नॉलेज जो भी है कि किस तरह की बीमारी है, क्या डिजीज है, उस डिजीज में बॉडी में क्या चेंजेस आए, बॉडी के टिश्यूज में क्या चेंजेस आए, उस डिजीज के बाद उस बॉडी में क्या ट्रेसेस रह गए, इन सब की नॉलेज को अप्लाई करना और जस्टिस डिलीवर करना, यही है फॉरेंसिक साइंस। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस के दो पार्ट होते हैं, एक जो नॉर्मल इंजरीज पे काम करता है और दूसरा जो टॉक्सिन्स को वर्क करता है। नॉर्मल इंजरीज या कोई भी ऑफेंस जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, सुसाइड हो गई या सेक्सुअल असॉल्ट हो गया या फिर कोई भी ऐसा असॉल्ट, कोई भी ऐसा क्राइम हो गया जिसमें आपको मेडिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, वो सारे पार्ट आते हैं फॉरेंसिक साइंस में। और इसके दूसरा पार्ट टॉक्सिकोलॉजी, उसमें सारे टॉक्सिन्स आते हैं, जितने भी पॉइजन्स हैं, पॉइजन्स के इफेक्ट हैं, पॉइजन्स के ट्रेसेस हैं, डेथ के बाद जो पॉइजन्स पीछे ट्रेसेस छोड़ जाते हैं, वो सारी चीजें आती हैं फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में। इसका नेक्स्ट टर्म आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होती है? एज अ वर्ड डिपिक्ट, जैसा कि पैथोलॉजी वर्ड बताता है कि जितने भी टिश्यूज में आपके ऑर्गन्स में चेंजेस आते हैं किसी भी डिजीज के बाद या फिर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के बाद, उस चीज की स्टडी को कहते हैं पैथोलॉजी। एंड फोरेंसिक पैथोलॉजी is that medical knowledge for the justice in with the help of pathology. That's called forensic pathology. Medical ethics. What are the ethics? What do you mean by ethics? These are deals with moral principle which should guide members of medical profession in their dealings with each other. Medical ethics are the principle जो help करते हैं एक medical professionals को एक दूसरे के साथ डील करने में। उन सारे प्रिंसिपल्स को मेडिकल एथिक्स कहा गया है। अब ये है कि फॉरेंसिक साइंस की जरूरत पड़ी क्यों, फॉरेंसिक साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरत पड़ी। पहले से जब केसेस होते थे, कोई भी क्राइम केस हुआ, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, उन सब में जस्टिस के लिए, उन सब में ट्रुथ को बाहर निकालने के लिए बहुत सारी क्लूज की रिक्वायरमेंट होती थी और वो सारे क्लूज सिर्फ फॉरेंसिक साइंस ही हमें दे सकती थी। तो इसका हमेशा से मेन एम जो रहा है वो रहा है फाइंड आउट द ट्रुथ का पता लगाना हमेशा से। सो लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइंस। 44 बीसी में रोमन फिजिशियन थे एंटिस्टियस, जिन्होंने फर्स्टली ऑफिशियली रिकॉर्डेड ऑटोप्सी की थी। किसके ऊपर? जूलियस सीजर के ऊपर। उन्होंने ही पता लगाया था कि 23 स्टैब्स जो जूलियस सीजर को लगे थे, उसमें से सिर्फ एक स्टैब जो चेस्ट में था वही फेटल था उसके लिए। जूलियस सीजर को, एज यू ऑल नो, कि जूलियस सीजर को मल्टीपल स्टैब से मारा गया था, लेकिन इन्होंने पता लगाया था कि जितने भी उनको स्टैब्स लगे थे वो सब नहीं, बल्कि एक स्टैब जो उनके चेस्ट में लगा था वही फेटल था, वही उनका कॉज था डेथ का। उसके बाद हमारे फादर ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर बर्नार्ड स्पिल्सबरी, इन्होंने मॉडर्न सीएसआई का इन्वेंशन किया था। मॉडर्न सीएसआई जो ऐसा आप सब लोग जानते भी होंगे, सीरीज चल रही है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, उसके फादर थे सर बर्नार्ड स्पिल्सबरी, फादर ऑफ फॉरेंसिक साइंस। 3000 बीसी से इजिप्शियंस जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स का निकालना और उनको एग्जामिन करना। ये 3000 बीसी से इजिप्शियंस प्रैक्टिस करते आ रहे हैं।
फर्स्ट सेंचुरी एडी, इसमें रोमन ओरेटर एंड जूरिस्ट क्विंटिलियन बेसिक फॉरेंसिक्स फॉर द एक्विट एंड इनोसेंट। रोमेनियंस ने बेसिक फॉरेंसिक्स का यूज किया इनोसेंस प्रूफ करने के लिए किसी की, फर्स्ट सेंचुरी एडी से। उसके बाद 13th सेंचुरी में भी हमें फॉरेंसिक साइंस का ट्रेस देखने को मिलता है। एक बुक जी युआन लू, जिसका हिंदी वर्जन है वॉशिंग अवे ऑफ द रॉन्ग्स। ये सॉन्ग्स के द्वारा लिखी हुई लिटरेचर है जो प्रूफ देती है कॉजेज ऑफ डेथ। कॉजेज ऑफ डेथ, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ का प्रूफ इस बुक में हमें देखने को मिलता है। 16th सेंचुरी में भी इटालियन सर्जन जो थे पोआलो एंड फॉर्टुनाटो, इन्होंने लेड की थी, फाउंडेशन बनाई थी मॉडर्न पैथोलॉजी की, जो हेल्प करती थी चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ड्यू टू डिजीज। यानी कि 16th सेंचुरी में जो सर्जन थे इटली के, उन्होंने फाउंडेशन रखी पैथोलॉजी की, जो डिजीज के बाद बॉडी में आने वाले चेंजेस का पता लगाती है, बॉडी में आने वाले चेंजेस को स्टडी करती है। उसकी फाउंडेशन 16th सेंचुरी में रखी गई थी। 1773 स्वीडिश केमिस्ट कार्ल विल्हेम शील, इन्होंने फर्स्ट डेवलप्ड केमिकल टेस्ट फॉर आर्सेनिक पॉइजनिंग। एक एम्परर जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, नेपोलियन, उसके ऊपर काफी कॉन्फ्लिक्ट बन रहे हैं कि उसकी डेथ कैसे हुई। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी डेथ हुई थी गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने ये वादा किया है कि उसकी जो डेथ है वो आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से हुई है। ये पता कैसे लगाया? उसके हेयर स्ट्रैंड्स की वजह से। आर्सेनिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो अगर एक्सेसिव डोज में लिया जाए तो वो हेयर फॉलिकल्स पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। यही चीज इन्हें नेपोलियन के हेयर फॉलिकल्स पे मिली थी, इसलिए इन्होंने प्रॉमिस किया कि नेपोलियन की डेथ आर्सेनिक पॉइजन की वजह से हुई है, ना कि गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से। 1814 में मैथ्यू ऑरफिला, फादर ऑफ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, पब्लिश्ड फर्स्ट ट्रीटीज ऑन डिटेक्शन ऑफ पॉइजन्स। 1814 में भी जो फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी थे मैथ्यू ऑरफिला, उन्होंने अपनी फर्स्ट ट्रीटी पब्लिश की थी, जिसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है टॉक्सिन्स के बारे में, उनके इफेक्ट्स के बारे में, और उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेसेस दे लीव बिहाइंड आफ्टर द डेथ। इन सब के ट्रेसेस हमें इनकी फर्स्ट पब्लिश ट्रीटीज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1835 में हेनरी गोडार्ड, फर्स्ट टू कनेक्ट बुलेट टू द मर्डर वेपन यूजिंग फिजिकल एविडेंस। जी हाँ, 1835 में पहली बार एक बुलेट को मर्डर वेपन के साथ कनेक्ट किया गया था। वो किया किसने था? हेनरी गोडार्ड ने। इन्होंने ही पहली बार बुलेट के शेप को लेकर, बुलेट के ट्रेसेस को लेकर, बुलेट बॉडी में एंटर होने के बाद उसने जो शेप बॉडी में छोड़ी उसको लेकर, फिजिकल एविडेंस को लेकर इन्होंने बुलेट को मर्डर वेपन के साथ ट्रेस किया था। 1880 में सर फ्रांसिस गैल्टन डेवलप्ड फर्स्ट टेक्निक ऑफ फिंगरप्रिंट मैचिंग, जो आजकल बहुत यूज में हो रही है और एक सिग्निफिकेंट आइडेंटिटी है एक पर्सन की। उस चीज को पहली बार डेवलप किया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने। 1896 में हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो सर एडवर्ड हेनरी ने डिस्कवर किया था, उसको अडॉप्ट किया गया एज अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर द फिंगरप्रिंट मैचिंग, फॉर द क्रिमिनल फिंगरप्रिंट टेक्निक को एज अ स्टैंडर्ड मेथड यूज अडॉप्ट किया गया हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम को 1896 में। 1910 में एडमंड लोकार्ड फॉर्मुलेटेड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक साइंस। एक फोरेंसिक साइंस का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। अगर कहीं कॉन्टैक्ट हुआ है तो उसने कोई ना कोई ट्रेस छोड़ा है। इस चीज के ये बेसिक प्रिंसिपल जो फोरेंसिक का रहा है, इसको दिया एडमंड लोकार्ड ने। 17th सेंचुरी में चक्र संहिता में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलता है वेरियस पॉइजन्स का, जैसे पॉइजन्स क्या इफेक्ट करते हैं, डेथ के बाद क्या ट्रेसेस छोड़ के जाते हैं, और टिश्यूज में क्या डैमेज करते हैं, टिश्यू की लाइनिंग्स में क्या डैमेज करते हैं। ये सब आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है चक्र संहिता में 17th सेंचुरी बीसी के अंडर में। फर्स्ट मेडिको लीगल ऑटोप्सी जो परफॉर्म हुई थी वो बेलोग्ना इटली में हुई थी। इन्होंने पहली बार फर्स्ट मेडिको लीगल ऑटोप्सी, जो कि एक क्राइम केस में इन्वॉल्व हुई थी, वो पहली बार इटली में की गई थी 1302 में। ये थी हमारी हिस्ट्री के बाद, ये थी हमारे फोरेंसिक के ओरिजिन की बात। बेसिक फोरेंसिक है क्या, उसकी हिस्ट्री कहां से हुई है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैकेनिकल इंजरीज। फर्स्ट इज मैकेनिकल इंजरीज होती क्या है। मैकेनिकल इंजरीज जो कोई भी इंजरी
जो एक पर्सन के द्वारा कॉज की गई है, या तो उसमें मतलब उनका मोटिव था उस इंजरी को कॉज करना, या फिर बाय चांस वो इंजरी कॉज हुई है, ये सारे मैकेनिकल इंजरीज के अंडर में आती हैं। इसमें 3 तरह की होती हैं, 3 क्लासिफिकेशन: ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, शार्प फोर्स ट्रॉमा, वेपन विद पॉइंटेड एंड। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा में एब्रेजन, कंट्यूजन, लेसरेशंस एंड फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशंस। शार्प फोर्स ट्रॉमा में इंसाइज वुंड एंड चॉप वुंड, ये सारे आते हैं शार्प फोर्स ट्रॉमा में, जिनकी जो एज होती है वो शार्प होती है। उनके अगर उसके उस ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर फोर्स लगाने के बाद वो इंजरी क्रिएट हुई है तो उसको शार्प फोर्स ट्रॉमा में रखेंगे। और वेपन विद पॉइंटेड एंड, कोई भी पेंसिल, नेल, एनीथिंग, पिन दैट हैज पॉइंटेड एंड which that will cause injury, which will come under the weapon with pointed end. And other types are also there, like firearm injury or bomb blast injury. These are other types of injuries. So first we'll talk about abrasions. What is abrasion? Abrade means scrape. Abrasion means scraping of the epithelium. कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स लगाया गया है, अगर वो फोर्स स्किन पे एपिथेलियल को डैमेज करता है, उसको स्क्रैप करता है, स्क्रैपिंग कर देता है, तो उस इंजरी को कहते हैं एब्रेजन। वो फोर्स स्किन पे या तो परपेंडिकुलर लग सकता है या फिर लग सकता है टेंजेंशियली। अगर वो लग रहा है परपेंडिकुलर स्किन के ऊपर तो उसको उस इंजरी को बोलेंगे स्क्रैच या ग्रेज्ड इंजरी। लेकिन अगर वो स्किन के ऊपर टेंजेंशियली लग रहा है तो वो कॉज करेगा प्रेशर या पैटर्न इंजरी। बात करते हैं स्क्रैच और ग्रेज्ड इंजरी की। स्क्रैच एब्रेजन, पिन, थॉर्न, नेल एसेट्रा, जो भी परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा स्किन पे वो स्क्रैच इंजरी कहलाएगा। और ग्रेज्ड, इसके दूसरे नाम भी हैं, ग्रेव, ब्रुश बर्न, स्लाइडिंग, स्क्रैपिंग। क्यों? ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरी है, मोस्टली आरडीए के केस में देखी जाती है। जब स्किन जो है वो रोड के साथ रब करती है, उस टाइम पे जो इंजरी कॉज होती है उसको ग्रेज्ड इंजरी कहते हैं। अकर्स व्हेन स्किन इज रब्ड अगेंस्ट द रफ सरफेस, मल्टीपल स्क्रैचेस ओवर वाइड एरिया आर सीन। ग्रेज्ड इंजरी में मल्टीपल स्क्रैचेस देखे जा सकते हैं एक साथ एक ही एरिया पर, उसको बोलते हैं ग्रेज्ड। नेक्स्ट इज प्रेशर एब्रेजन। क्रशिंग ऑफ द एपिथेलियम इज सीन ड्यू टू कंटिन्यूअस प्रेशर। लाइगेचर मार्क्स हैं, जैसे किसी को फांसी लगाई गई है या फिर हाथ से उसका दबाया गया है, उस टाइम पे जो इंजरी देखी जा सकती है वो प्रेशर एब्रेजन देखे जा सकते हैं। लाइगेचर मार्क्स या बाइट मार्क्स, किसी ने अगर कोई ऑफेंस हो रहा है, कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है और उसमें विक्टिम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बाइट करता है, उस टाइम पे जो बाइट मार्क्स आते हैं वो प्रेशर एब्रेजन कॉज करते हैं। दूसरा पैटर्न एब्रेजन, AKA also known as imprint abrasion, क्रशिंग ऑफ एपिथेलियम, पैटर्न सीन। प्रेशर एब्रेजन जो होता है उसमें पैटर्न, कोई भी पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलता है, उसमें आप ये नहीं पता लगा सकते कि किस टाइप का वो था, वेपन था आपका। लेकिन पैटर्न एब्रेजन में आपको एक स्पेसिफिक टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल टायर मार्क्स, अगर टायर मार्क्स के द्वारा इंजरी हुई है तो आपको इंजरी की साइड पे टायर मार्क्स का इम्प्रिंट आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको पैटर्न या फिर इम्प्रिंट इंजरी बोला गया है। इसकी अब बात करते हैं एब्रेजन की मेडिकल इंपॉर्टेंस है क्या। एक बॉडी के एग्जामिनेशन में एब्रेजन का अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पता क्या चलता है? हमें पता चलता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि इंजरी की डायरेक्शन क्या रही है। वो पता कैसे चलता है कि जिस तरफ से इंजरी हुई है, जहां से स्टार्ट हुई है और जहां पे एंड हो रही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ये हमेशा ब्रॉड होता है और जो ये टेल होता है एंड इसका, वो हमेशा नैरो होता है। तो इस चीज से हम ये पता लगा सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रही है। अगर ब्रॉड एंड इस तरफ है, टेल एंड इस तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस तरफ है। लेकिन अगर ब्रॉड एंड इस तरफ होता और टेल इस तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती हमारी इस तरफ। ये हम एब्रेजन के एग्जामिनेशन से पता लगा सकते हैं। Scrape epithelium is collected on the tail end called as epithelial tail. अगर जैसे कोई इंजरी हुई है, इस तरफ की फोर्स से गई है, तो लास्ट में जो स्क्रेप होंगे वो एपिथेलियम के स्क्रेप्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं एपिथेलियल टैग या हीपिंग ऑफ एपिथेलियल। जब भी कोई इंजरी हुई है
तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में टेल की तरफ वो एपिथेलियम कलेक्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एपिथेलियल टैग या हीपिंग ऑफ एपिथेलियम। नेक्स्ट चीज जो हमें पता चलती है वो है एजिंग ऑफ अब्रेजन। कोई भी अब्रेजन हो या फिर कोई भी इंजरी हो, छोटी मोटी जो इंजरी होती है अब्रेजन टाइप में, वो एक हफ्ते में क्योर हो जाती है, एक हफ्ते में हील हो जाती है। लेकिन ड्यूरिंग दिस हीलिंग प्रोसेस दैट इंजरी चेंजेस इट्स कलर, वो कलर चेंज करती है। आप सब जानते होंगे अगर कोई इंजरी हुई है तो वो स्टार्टिंग में वो कोई वहां पे कोई भी स्कैब नहीं होता है। स्कैब यानी कि ब्लड का क्लॉट एक तरह से जो जम जाता है इंजरी के ऊपर, वो वहां पे नहीं होता है 12 आवर्स के अंडर में। लेकिन अगर उससे ज्यादा टाइम हो जाता है तो एक स्कैब वहां पे अपीयर होने लगता है, जो हीलिंग होने तक वहां पे रहता है और बाद में अपने आप ही स्क्रैप होके अपने आप ही अलग हो जाता है। तो उसके बेसिस पे हम किसी भी इंजरी का पता लगा सकते हैं कि इंजरी कब हुई है या फिर कब नहीं हुई है। जैसे कि अगर रीसेंट इंजरी है जिसको 12 आवर से कम हुए हैं तो वहां पे कोई भी स्कैब आपको नहीं मिलेगा, वो रॉ है, कोई भी स्कैब नहीं मिलेगा। यानी कि अगर कोई इंसान आके ये क्लेम करता है कि मेरी इंजरी 2 दिन पहले हुई है लेकिन आपको वहां पे स्कैब नहीं मिल रहा है, एकदम रॉ ब्लीडिंग आपको दिखाई दे रही है, तो आप ये कह सकते हो कि वो झूठ बोल रहा है और जो इंजरी है वो रीसेंट है, राइट। इसी तरह से अगर 12 आवर से ज्यादा हो चुके हैं किसी भी इंजरी को तो वहां पे एक रेडिश स्कैब देखने को मिलता है आपको। जो फ्रेश स्कैब होता है बिल्कुल रेड कलर का, वो स्कैब आपको देखने को मिलता है 12 आवर से अगर ज्यादा हो गए हैं तो। उसके बाद एक रेडिश ब्राउन कलर का स्कैब आता है नेक्स्ट 2 to 3 डेज में। 2 से 3 दिन के बाद एक रेडिश ब्राउन कलर का स्कैब आपको देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट 4 to 5 डेज में ये रेडिश ब्राउन कलर का स्कैब ब्राउन स्कैब बन जाता है, बिल्कुल रेडिशनेस खत्म हो जाती है और एक ब्राउन स्कैब बन जाता है, जो अल्टीमेटली 6 to 7 डेज में ब्लैक स्कैब बन जाता है। यानी कि स्टार्टिंग में कोई भी स्कैब नहीं, फिर रेडिश स्कैब आया 12 आवर से ज्यादा में, फिर नेक्स्ट 2 से 3 दिन में रेडिश ब्राउन स्कैब आया, फिर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में ब्राउन स्कैब आया और फिर नेक्स्ट 6 to 7 डेज में ब्लैक स्कैब आ गया, जो बाद में हील होके अपना पील ऑफ होके बॉडी से अलग हो जाता है। तो इस हीलिंग प्रोसेस है, इन कलर से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो आपका एब्रेजन हुआ है वो कब हुआ है, कितने टाइम पहले हुआ है और उसको हुए कितना टाइम हो चुका है। नेक्स्ट, मैनर ऑफ डेथ, डेथ कैसे हुई है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एब्रेजन। लोकेशन का मैनर यानी कि कहां पे इंजरी है और किस तरह का एब्रेजन है, इससे हम डेथ मैनर ऑफ द डेथ पता लगा सकते हैं कि किस टाइप की डेथ हुई है और कैसे डेथ हुई है। जैसे कि पेरी ओरल एब्रेजन्स, कि अगर ओरल कैविटी के आसपास में अगर एब्रेजन्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली स्मॉदरिंग हुई है, कुछ ना कुछ उसके मुंह के अंदर, उसके ओरल कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर उसको प्रेशराइज किया गया है ताकि वहां पे एब्रेजन्स जिसकी वजह से वहां पे एब्रेजन्स कॉज हुए हैं। अगर मल्टीपल ग्रेजेस ऑल ओवर द बॉडी हैं तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स मोस्ट कॉमन टाइप देखे जाते हैं, कि अगर कोई अपनी बाइक से जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसकी जो बॉडी है वो रोड के साथ रब करेगी, जिसके कारण मल्टीपल साइड्स पर एब्रेजन्स आपको देखने को मिलेंगे। इसको ये मोस्ट ऑफ द आरटीए के केसेस में देखा जाता है। नेक्स्ट इज जेनाइटल एब्रेजन्स, जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में देखा जाता है। सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में जहां पे फोर्सफुली कोई असॉल्ट या क्राइम हो रहा है उस टाइम पे जेनाइटल एब्रेजन्स आपको देखने को मिलते हैं। क्रिसेंटिक नेल एब्रेजन्स ओवर नेक, नेक के ऊपर क्रिसेंटिक यानी कि मून के टाइप में कोई नेल एब्रेजन्स हैं तो थ्रॉटलिंग मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन आपको देखने को उनके केसेस में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर किसी इंसान को स्ट्रेंगुलेशन यानी कि गला दबा के मारने की कोशिश की गई है तो उसके जो नेल्स हैं उनका इम्प्रिंट आपको देखने को मिलता है। क्रिसेंटिक नेल एब्रेजन्स ओवर नेक, नेक के ऊपर आपको क्रिसेंटिक यानी कि मून जैसे, इन नेल्स की जो शेप है वो मून जैसे शेप आपको नेक के ऊपर देखने को मिलती है, जो मोस्ट केसेस में थ्रॉटलिंग या मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन के केसेस में देखने को मिलती है। ओके, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एंटीमोर्टम एब्रेजन्स, कि अगर एंटीमोर्टम एब्रेजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसके अलावा, एब्रेजन्स के अलावा आप क्या क्या सोच सकते हैं। तो एंटीमोर्टम बाइट मार्क्स, के बाइट मार्क्स हैं, किसी ने किसी को काट लिया है किसी तरह से, या फिर एक्सकोरिएशन यानी कि कोई भी अपने स्किन को खुद पिंचिंग ऑफ कर रहा है तो उससे भी ये एब्रेजन्स देखने को मिल सकते हैं आपको। ये थी हमारे एब्रेजन्स की बात। एब्रेजन्स क्या होते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं, उनकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है और एग्जामिनेशन से, एक एब्रेशन के एग्जामिनेशन से हमें क्या क्या पता चलता है।